नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्यसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव में छोटे दलों के विधायकों सहित निर्दलीय विधायकों के बढ़े हुए महत्व को लेकर राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा राजनीतिक फटकेबाजी करते हुए कहा गया कि आने वाला समय निर्दलीय विधायकों का रहेगा और जैसा निर्दलीय विधायक कहेंगे उसी तरह से सरकार चलेगी। अगला मुख्यमंत्री अपनी प्रहार जनशक्ति पार्टी का रहने का दावा करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि निर्दलीयों का झटका कैसा होता है और इसके परिणाम कैसे रहते हैं यह विधान परिषद चुनाव के बाद पता चलेगा। साथ ही उन्होंने खुद को महाविकास आघाड़ी के साथ बताते हुए कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के खतरे को रोकने हेतु महाविकास आघाड़ी सहित भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने अपने विधायकों को 5 स्टार होटल में रखते हुए अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि विधायक न फूट पाए। वहीं दूसरी ओर राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री बच्चू कडू गत रोज मुंबई के पवई परिसर में रास्ते के किनारे चाय की टपरी पर किसी सामान्य व्यक्ति की तरह चाय पीते दिखाई दिए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर के नाम जारी ज्ञापन में कहा गया कि विगत शनिवार को ही झमाझम बारिश की वजह से अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों द्वारा लाया गया अनाज पूरी तरह से भीग गया, जबकि किसानों की उपज को शेड में रखने और खुले में रखे अनाज को बारिश शुरू होते ही ताड़पत्री से झांकने की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की थी, लेकिन मंडी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से असफल रहा। ऐसे में किसानों को हुए नुकसान का हर्जाना मंडी प्रशासन से वसूल किया जाना चाहिए। शेतकऱ्यांनी आणलेल्या मालाला शेड उपलब्ध करून दिला नाही आणि पाऊस आला, सर्वजण ओरडत असताना त्यावर ताडपत्री सुद्धा टाकल्या गेली नाही आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचा माल ओला झाला, अतोनात नुकसान झालं। याला जबाबदार सर्वस्वी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे आणि त्यामुळे मी आता पणन मंत्र्यांना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून नुकसान भरपाई या शेतकऱ्यांना दिल्या गेली पाहिजे किंवा पणन खात्याने महाराष्ट्र शासनाने याची जबाबदारी घेतली पाहिजे। पाऊस आला म्हणून शेतकऱ्याचं नुकसान होऊ नये, कारण हे सुलतानी संकट आहे। कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल आणल्यानंतर त्याचं संरक्षण करणं कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जबाबदारी आहे। इसके अलावा शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े ने मुख्यमंत्री तथा शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भेजे गए निवेदन में कहा कि 18 जून को हुई बारिश में कृषि उपज मंडी के यार्ड में रखा किसानों का अनाज बड़े पैमाने पर भीगकर खराब हो गया, जिससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए संबंधित किसानों के माल के पंचनामे करते हुए किसानों को तुरंत नुकसान मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने शनिवार व रविवार को हुई बारिश की वजह से कृषि उपज मंडी के यार्ड में रखा किसानों का अनाज भीगकर खराब हो जाने के चलते तुरंत ही किसानों के खराब अनाज के पंचनामे करते हुए किसानों को मुआवजा देने के निर्देश प्रशासन के नाम जारी किया गया, लेकिन मंडी प्रशासन द्वारा बोगस पंचनामे करते हुए किसानों को मुआवजे से वंचित रखा जा रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए आज किसानों ने कृषि उपज मंडी के प्रशासन का घेराव करते हुए मुआवजा देने की प्रक्रिया को 15 दिन के भीतर निपटाने का अल्टीमेटम जारी किया। सर हे आपल्याला करणार आहे म्हणून मला अरे पण तुम्ही सांगताय, तुमचं काम आहे ना सांगायचं की माझा शेतकरी आहे, माझ्या शेतकऱ्याचा एवढा माल भिजला म्हणून। शेतकऱ्याला तर ऑफिस माहित नसेल, बाहेरचा माणूस असेल, बरोबर आहे। तुमची जबाबदारी नाही का? सर आम्हाला ते माल मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार और आगामी दिनों में होने वाली बारिश को लेकर अनुमान व्यक्त करते हुए स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंडल ने बताया कि आगामी 5 दिनों तक विदर्भ सहित मध्य प्रदेश में मानसून अच्छा खासा सक्रिय रहेगा और इस दौरान चारों ओर बारिश भी अच्छी खासी होगी। साथ ही कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का भी अनुमान है। ऐसे में अब किसानों द्वारा अपने बुआई संबंधी कामों को निपटा लेना अच्छा रहेगा ताकि आगामी 5 दिनों के दौरान होने वाली बारिश का अच्छा फायदा उठाया जा सके। बीते शनिवार और रविवार को अमरावती जिले में इस वर्ष के मानसून की पहली दमदार बारिश हुई। अमरावती जिले के ब्राह्मणवाड़ा, धड़ी, सिरजवा कस्बा, मोजरी व वरहा मंडल में अतिवृष्टि होने के भी समाचार हैं। बडनेरा रोड पर गोपालनगर टी पॉइंट के पास स्थापित तापड़िया सिटी सेंटर की भव्य दिव्य और आकर्षक नवनिर्मित वास्तु का उद्घाटन आगामी 24 जून को बड़े ही अनूठे अंदाज में होने जा रहा है, जिसके तहत 24 जून को जन्मदिन रहने वाली 5 से 16 वर्ष आयु गुट की 24 कन्याओं के हाथों इस सिटी सेंटर का उद्घाटन करते हुए शगुन का फीता काटा जाएगा। इसके लिए तापड़िया सिटी सेंटर के संचालकों द्वारा 5 से 16 वर्ष आयु गुट में हर आयु की 2-2 ऐसी कुल 24 कन्याओं का चयन किया जाएगा, जिनके लिए कल 21 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस प्रक्रिया के तहत चुनी गई 24 कन्याओं के हाथों तापड़िया सिटी सेंटर का उद्घाटन कराने के साथ ही इन कन्याओं का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। इसके अलावा इन 24 कन्याओं में से यदि कोई कन्या जरूरतमंद या पिछड़े वर्ग से वास्ता रखती है तो उसे प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही उसके संपूर्ण शैक्षणिक खर्च की जवाबदारी भी तापड़िया सिटी सेंटर द्वारा उठाई जाएगी। ऐसी जानकारी तापड़िया सिटी सेंटर की भागीदार सी अनुपमा लड्ढा द्वारा दी गई है। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में अर्चना सवाई के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल द्वारा आरोप लगाया गया कि हाल ही में अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक की चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हुई। इसके साथ ही बैंक के मौजूदा संचालक मंडल ने चुनाव को गुपचुप तरीके से कराने और अपने अलावा किसी अन्य को चुनाव नहीं लड़ने देने की योजना पर काम शुरू किया। ऐसे में नामांकन भरने के अंतिम दिन तक बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बचत खाते खोलने व शेयर बढ़ाकर देने के काम में जानबूझकर देरी की, जिसकी वजह से चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं को काफी मानसिक तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। इन महिलाओं द्वारा आरोप लगाया गया कि जिला महिला सहकारी बैंक में मनमाने और तानाशाही पूर्ण तरीके से कामकाज किया जा रहा है। मान्य आमच्याजवळ त्या पावत्या 5,000च्या पावत्या आमच्याजवळ आहे आणि आम्ही 10,000चं डिपॉझिट जेव्हा काढायला गेलो तर त्यांनी त्या डिपॉझिटसाठी आम्हाला रोखून धरल्यात गेलं। म्हणजे ते डिपॉझिट 3 वाजेपर्यंत दिलंच नाही, परंतु असा नियम आहे की जोपर्यंत फॉर्म आपण तिथे सबमिट करतो आपल्या निवडणुकीचा त्या 4 वाजता जर त्याची प्रक्रिया बंद होत असेल तर 3:45 वाजेपर्यंत तुमचा शेअर्स आणि बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 3 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई, जिनमें मनपा क्षेत्र के 8 व ग्रामीण क्षेत्र के 15 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोई भी व्यक्ति एक्टिव पॉजिटिव के तौर पर कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान कुल 5 लोग कोविड मुक्त भी हुए। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की शरद संवाद यात्रा का सोमवार 20 जून को अमरावती में आगमन हुआ। इसके तहत अपराह्न 4 बजे राजापेट व्यापारिक संकुल स्थित आरसीएन कार्यालय के सभागृह में शरद युवा संवाद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष महबूब शेख व कार्याध्यक्ष रविकांत बर्पे की उपस्थिति रही, जिन्होंने उपस्थित राष्ट्रवादी युवक कांग्रेसियों का मार्गदर्शन किया। ज्यांनी आदरणीय छगन भुजबळ साहेब यांच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्याला निधी उपलब्ध करून दिला, राजेश टोपे भैयांच्या आरोग्य खात्याला निधी उपलब्ध करून दिला। आणि जिल्हा फिरले की अनिल देशमुखांचं नाव सुद्धा मला अभिमान वाटतो की ते सुद्धा इथं फिरले, त्यांनी सुद्धा काम केलेलं आहे आणि त्यांच्या खात्याला सुद्धा निधी दिला। जे तुमचे शेजारच्या जिल्ह्याचे मंत्री आहेत राजेंद्रजी शिंगणे साहेब, त्यांच्याकडे औषध प्रशासन आहे। जिला परिषद शिक्षक बैंक चुनाव के लिए 122 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। 20 जून की दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय तय किया गया था, जिसके तहत 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। ऐसे में अब जिला बैंक के चुनाव में कुल 144 उम्मीदवार मैदान में कायम हैं। कल मंगलवार 21 जून को चुनावी मैदान में शेष बचे प्रत्याशियों की अंतिम सूची घोषित होगी और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कौन से पैनल में कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में खम ठोक रहा है। गत रोज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने अमरावती शहर का दौरा करते हुए यहां पर रिपाई आठवले के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन यशस्वी करने के लिए रिपाई के विभिन्न गुटों को एकत्रित आना जरूरी है और रिपाई के सभी गुटों को एकत्रित करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष बाला साहब अम्बेडकर एकीकृत रिपाई का नेतृत्व करें, जिनके नेतृत्व में काम करने के लिए वे स्वयं तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि रिपाई आठवले गुट द्वारा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया गया है, लेकिन हमने अपना अम्बेडकरी चेहरा कभी नहीं बदला है। गत रोज अमरावती के दौरे पर आए वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने राजापेट परिसर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शाम 6 बजे भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द महानगर पालिका सहित जिला परिषद, नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों की जीत का लक्ष्य तय करते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभी से कृतसंकल्प हो जाना चाहिए। साथ ही पूरी तरह से एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए काम करना चाहिए। गत रोज स्थानीय एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ अमरावती का पदग्रहण समारोह पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि अमरावती शहर व जिले के डॉक्टरों को किसी भी तरह की कोई समस्या या दिक्कत होने के बारे में वे निश्चित तौर पर विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में आवाज उठाएंगे और सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए उन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक एकता व अखंडता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित मुशायरे में देश भर से आए कवियों व शायरों ने हिस्सा लेते हुए एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह मुशायरा व कवि सम्मेलन शनिवार की शाम 6 बजे लालखड़ी परिसर स्थित सुफियान खान फंक्शन लॉन में दिवंगत युवा कांग्रेसी रोहित देशमुख की याद में आयोजित किया गया था। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख की विशेष उपस्थिति तथा रहमत खान पठान की सदारत में एकता ग्रुप लालखड़ी की ओर से यह आयोजन किया गया।
शहर के प्रतिष्ठित नागरिक शब्बीर भाई टीटी के सुपुत्र मोहित शब्बीर ने विगत दिनों रायपुर में हुई नेशनल स्केटिंग स्पर्धा में अलग अलग प्रकारों में बेहतरीन खेल प्रदर्शन करते हुए रजत व कांस्य पदक हासिल किया। इस स्पर्धा में मोहित ने महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए उसका शहर में चहुं ओर अभिनंदन किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की सबसे पुरानी व प्रतिष्ठित अमरावती स्थित सातुर्णा औद्योगिक वसाहत संस्था के अध्यक्ष पद पर संस्था के विद्यमान अध्यक्ष वीरेंद्र लड्डा को एक बार फिर अध्यक्ष पद हेतु चयनित किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर सुनील जांगीड़ का चयन किया गया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज जनाक्रोश धिक्कार मोर्चा निकालते हुए जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ कानून लाकर युवाओं को बेरोजगार बनाने की दिशा में कदम उठाया है, यह कानून तुरंत रद्द किया जाए। इसके अलावा ओबीसी समाज को आरक्षण मिलने की मांग को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी द्वारा मांग उठाई गई। तुम्ही जे युवकांच्या भावनांशी तरुणांच्या भावनांशी खेळण्याचा जो खेळ या देशामध्ये मांडला आहे तो तात्काळ बंद करा आणि तुम्ही घोषित केलेली जी अग्निपथ योजना आहे त्याला सुद्धा तात्काळ मागे घ्या। त्यासाठी आंदोलनासाठी आम्ही या ठिकाणी एकत्रित आलो। आज जर हे आंदोलन या ठिकाणी केंद्र सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही तर त्याची सुरुवात आज आम्ही अमरावतीमधून केली। निम्न बेड़ी प्रकल्प में बाधित ग्राम पंचायत कुंड खुर्द के अंतर्गत मौजा सावरखेड़ व तातारपुर का 100% पुनर्वसन करने की मांग नागरिकों द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में की गई। शहर के दहीसात निवासी सुरेश कपूर ने जिलाधीश को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने शहर के इरविन चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप से 18 जून को 120 रुपये का पेट्रोल भरा था, लेकिन उन्हें पेट्रोल कम दिया गया। यह बात ध्यान में आते ही जब उन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से भरा हुआ पेट्रोल गिनकर देने की मांग की तो संबंधित कर्मचारी ने पेट्रोल चोरी होने की बात कबूल करते हुए यह बात किसी को नहीं बताने की बात कहते हुए 1 लीटर पेट्रोल अतिरिक्त भरकर दिया। यह घटना सभी ग्राहकों के सामने घटित हुई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया गया है। ऐसे में पूरे मामले की जाँच की जानी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी विदर्भ सिंधी विकास परिषद महिला मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत सिंधी नाटक वतन लई जान घोरी महाराजा डाहिर सेन का मंचन किया जाएगा। आगामी 26 जून की रात 8:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सिंधी नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीते सोमवार 13 जून को शहर के मसानगंज परिसर में रहने वाले सौरभ गुप्ता नामक युवक द्वारा जहर पी लिया गया था, जिसकी 14 जून को नागपुर के मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना को घटित हुए आज करीब 1 सप्ताह बीत गया है, लेकिन अब तक स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस को नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल से सौरभ गुप्ता की मौत के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में फिलहाल तक गाड़गेनगर पुलिस द्वारा इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने को लेकर आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस बारे में सौरभ गुप्ता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मर्ग दाखिल किया गया था और मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई थी, जिसके तहत सौरभ गुप्ता द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर जब सुसाइड नोट में दर्ज 2 महिलाओं के यहां पर जांच पड़ताल करने पहुंची तब पता चला कि दोनों महिलाएं जो रिश्ते में माँ बेटी भी लगती हैं वे अपने घर से इस समय फरार हैं। विगत शनिवार को जवाहर गेट परिसर के बर्तन बाजार स्थित जय मेटल्स नामक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिसमें कातरेला परिवार के घर व प्रतिष्ठान का पूरा साजो सामान जलकर खाक हो गया था। पता चला है कि कातरेला परिवार द्वारा इस मामले में स्थानीय अग्निशमन विभाग के पास दी गई शिकायत में कहा गया है कि उनका इस अग्निकांड में करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और जय मेटल्स नामक प्रतिष्ठान में व्यापार व बिक्री हेतु रखी तमाम वस्तुएं जलने के साथ साथ ऊपरी 2 मंजिलों पर स्थित उनके घर में रखा जीवनोपयोगी पूरा साजो सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। वहीं इस बारे में स्थानीय तहसील कार्यालय द्वारा भी अपने पंचनामे की प्राथमिक कार्रवाई को पूरा करते हुए तमाम प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। सांगली जिले के मिरज तहसील अंतर्गत महसाल स्थित अंबिका नगर में एक ही परिवार के 9 सदस्यों द्वारा जहर पीकर आत्महत्या कर लिए जाने की घटना उजागर हुई। इस घटना में पेशे से डॉक्टर व शिक्षक रहने वाले 2 सगे भाइयों के परिवार के 9 सदस्यों द्वारा एक ही समय पर 2 अलग अलग घरों में सामूहिक तौर पर आत्महत्या कर ली गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया है। इस पूरे परिवार द्वारा एक ही समय पर आत्महत्या कर लिए जाने की कोई माकूल वजह फिलहाल सामने नहीं आई, परंतु प्राथमिक अनुमान है कि संभवतः इस परिवार पर कर्ज का बोझ काफी अधिक बढ़ गया था। मूर्तियापुर तहसील अंतर्गत पारात गांव में गत रोज सुबह 9:30 बजे हुए हादसे में रोजंदारी पर ट्रैक्टर चलाने वाले संजय निरकांडे की अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई। शनिवार की रात बारिश होने की वजह से रविवार की सुबह रोजंदारी पर ट्रैक्टर चलाने का काम करने वाला संजय निरकांडे विश्वनाथ तायडे नामक व्यक्ति के खेत को तैयार करने हेतु खेत में ट्रैक्टर लेकर पहुंचा, जहां पर पंजी मारते समय ट्रैक्टर का पहिया खेत के गड्ढे में फंस गया और संजय निमकांडे ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद ट्रैक्टर उसी को कुचलते हुए आगे बढ़ गया, जिसमें घायल हुए संजय निमकांडे की मौके पर मौत हो गई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में 11 टन चना दाल व 3 कपड़ों की डाक लेकर पहुंचा ट्रक शनिवार की रात चपरासीपुरा परिसर से चोरी हो गया। ट्रक मालिक शैलेश राठी की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए तलाश शुरू की और चंद ही घंटों में बेलोरा के पास पेट्रोल पंप के सामने लावारिस अवस्था में खड़े इस ट्रक को माल समेत बरामद कर लिया गया।
विगत रविवार परतवाड़ा अष्टमा सिद्धि मार्ग पर जाते समय स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल उछलने के कारण मोटरसाइकिल के हैंडल की मुट्ठी निकलकर हाथ में आ गई, जिसके कारण मोटरसाइकिल चला रहे फिरोज खान का संतुलन बिगड़ गया और वो रास्ते पर गिर पड़ा। इस हादसे में मोटरसाइकिल का हैंडल फिरोज खान के सीने में जा घुसा, जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में पिछली सीट पर बैठा एक युवक मामूली रूप से घायल हुआ है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के राहटगांव स्थित होटल आदित्य में काम करने वाले कर्मचारी संतोष डिहनकर होटल परिसर स्थित लॉन में काम करते समय नीचे गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के सरफाबाद गांव में शेख इरफान अब्दुल सत्तार नामक 50 वर्षीय युवक द्वारा आज सुबह 10 बजे खेत में स्थित पेड़ की टहनी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। राजापेट पुलिस ने राह चलती महिलाओं के हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल लूटने व राहजनी करने वाले मोहित राउत व अभिषेक बुपुलकर नामक 2 चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के सिटीलैंड स्थित अजय बजाज के साची क्रिएशन कारखाने का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने काउंटर के गले में रखे 1 लाख रुपए नकद चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में घूमकर भीख मांगने के बहाने एक महिला व एक नाबालिग लड़के द्वारा लोगों के घरों में घुसकर चोरी किए जाने का मामला नवाते नगर में उजागर हुआ। हालांकि इस बारे में पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों में घुसकर चोरी करने वाला गिरोह शहर में सक्रिय होने की बात स्पष्ट हुई है। यवतमाल के वाघापुर स्थित सावित्रीबाई फुले सोसाइटी निवासी अरुण सरोगे के घर में तड़के चोर दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे। इस समय जब आस पड़ोस में रहने वाले लोग बाग आवाज सुनकर उठे तो डकैतों ने पड़ोसियों को चाकू का डर बताकर वडगांव व वाघापुर से करीब 2 लाख रुपए की डकैती अंजाम दे दी। नागपुर के कृषि विभाग में कनिष्ठ लिपिक पद पर नौकरी दिलाने का प्रलोभन देते हुए आमकिनी निवासी प्रवीण राठौड़ नामक युवक को 19,57,000 रुपए का चूना लगाने का मामला उजागर हुआ। मानोरा पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अकोला जिला अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर व्याला कानेरी गौली के पास मालवाहक वाहन से ओवरटेक करते समय सामने आ रही एसटी बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में वाहन चालक अजय तिघाड़े की मौके पर मौत हो गई, वहीं गजानन धर्मालय बुरी तरह से घायल हो गया। खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के भातकुली रोड परिसर निवासी प्रवीण जोशी पर उनके ही बेटे प्रतीक जोशी ने शराब के नशे में धूत होकर उसरे से हमला किया और अपने पिता को घायल कर दिया। खोलापुरी गेट पुलिस ने प्रतीक जोशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।